हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ उर्दू टीचर जान मोहम्मद और आज का जो मौजू है, उन्वान है, वो है गज़ल। ये कंबाइन क्लास होगा 9th और 10th के लिए, क्योंकि 9th के सिलेबस में भी निसाब में गज़ल हैं और जो 10th निसाब में जो है गज़ल है। आज हम गज़ल के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले गज़ल के माने हैं औरतों के मुतालिक बातें करना या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ करना। प्यारे बच्चों, गज़ल के माने हैं औरतों के मुतालिक बातें करना या औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ करना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जब उर्दू अदब की दुनिया में गज़ल का आगाज हुआ, इब्तिदाई दौर में उर्दू अदब की दुनिया में जब गज़ल लिखी गई, सबसे पहले शोराओं का जो मफ़हूम रहा, शोराओं का मौज़ूए गज़ल जो रही, वो औरत रही। शोराओं ने सबसे पहले गज़ल को जो है मौजू बनाया औरत को। शोराओं ने सबसे पहले गज़ल में औरत के हुस्न व जमाल की तारीफ की। शोराओं ने सबसे पहले गज़ल में औरतों के मोती जैसे दांतों की तारीफ की, पंखड़ी जैसे गुलाब होंठों की तारीफ की, रुखसार की तारीफ की, और सबसे पहले शोराओं ने लहराते जुल्फों की तारीफ की, झुमकों की तारीफ की, कंगन की तारीफ की, चाल की तारीफ की, ढाल की तारीफ की, हिरनी जैसी अदाओं की तारीफ की। सबसे पहले जो है शोरा का जो मौजू रहा है गज़ल का, वो रही है औरत। इसलिए इब्तिदाई दौर में शोरा जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमते रहे? वो अगर घूमते रहे तो औरत के इर्द गिर्द घूमते रहे। इसलिए जो सबसे पहले इब्तिदाई दौर में जब उर्दू अदब की दुनिया में गज़ल का आगाज हुआ, और गज़ल का जब आगाज हुआ, सबसे पहले मौजू जो रह चुका है शोराओं का, वो औरत रही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 19वीं सदी का दौर आया। जब 19वीं सदी का दौर आया, जब सनअती इनकलाब आ गया, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, साइंस ने नत नए तजुर्बात करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप तो उस किश्तियां समंदर के नीचे तैरने लगी, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगे, ऊंचे ऊंचे चोटियों के सीनों को चीर कर करके क्या बना गया है? सुरंगें बना दी गई हैं। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, समंदरों को शहरों में तब्दील किया। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तहजीब और तमद्दुन में तब्दीली आ गई, तामीराती कामों में तब्दीली आ गई, पहनावे में तब्दीली आ गई। इसका मतलब यह हो गया, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, शोराओं ने इसका फायदा उठाया। शोराओं ने कागज के पन्नों को खोल दिया, शोराओं ने कागज के पन्नों को पर बना दिया, शोराओं ने कहीं से टहनी काट के लाई उसका कलम बना दिया, शोराओं ने कहीं से पानी लेके उसकी सियाही बना दी। शोराओं ने परवाज शुरू की। जब परवाज शुरू की, कौन सी परवाज शुरू की? ख्यालों की परवाज शुरू की। जब ख्यालों की परवाज शुरू की, शोरा जो है वो अब औरत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि शोराओं ने गजल में हर तरह के मौजू पेश किए, हर तरह के मौजू पेश किए। वो गजल में इब्तिदाई दौर में सिर्फ औरत के मुतालिक बातें की गई। इब्तिदाई दौर में सिर्फ गजल में औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ की गई। लेकिन जब 19वीं सदी आ गई, और 19वीं सदी जो है तरक्की याफ्ता सदी कहलाई जाती है, सनअती सदी कहलाई जाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना जब आ गया, तो शोराओं के ख्यालात में भी तब्दीली आ गई। अब जो गजल में है सिर्फ औरत के मुतालिक बातें नहीं हो रही हैं, अब गजल में हर तरह के मौजू पेश किए जाते हैं।
चाहे वो इखलाकी मौजू हो, चाहे वो सियासी मौजू हो, चाहे वो समाजी मौजू हो, चाहे वो निजी जिंदगी के हालात के मुतालिक मौजू हो, चाहे वो पहाड़ों के मुतालिक मौजू हो, चाहे वो गुल के मुतालिक मौजू है, चाहे वो बुलबुलों के मुतालिक मौजू हो, चाहे वो झरनों के मुतालिक मौजू हो, चाहे वो पहनावे के मुतालिक मौजू हो, चाहे वो किसी भी मौजू को शोरा ने अब जो बनाया है मौजू ये गजल, कब 19वीं सदी के बाद। इससे पहले जो है गजल सिर्फ औरतों तक मुनहसर रही। इसलिए कहा जाता है गजल का हर शेर जुदा गाना होता है। गजल का हर शेर जुदा गाना होता है। जुदा गाना, गजल का हर शायर जुदा गाना। जुदा गाने के मतलब क्या हो गया? जुदा गाना का मतलब हो गया मौजू और माने के एतबार से अशार एक दूसरे से अलग और जुदा होते हैं। जुदा गाना का मफहूम क्या हो गया? मतलब गजल का हर शेर जुदा गाना होता है। जुदा गाना का माने हो गया मौजू और माने के एतबार से अशार एक दूसरे से अलग और जुदा होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। गजल का हर शेर माने के लिहाज से जुदा गाना होता है। जुदा गाने के मतलब क्या हो गया? जुदा गाने का मतलब हो गया मौजू और माने के एतबार से अशार का एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से जुदा होना। मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। मीर की मीर की एक गजल है, मैं चंद अशार लिखूंगा आपको समझाने के लिए। हस्ती अपनी खुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज की उनके लब की क्या कहें, पंखड़ी गुलाब की सी है। प्यारे बच्चों, मैंने मीत की मीर के चंद अशार यहां पे लिखे हैं आपको समझाने के लिए। हस्ती अपनी खुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज की उनके लब की क्या कहें, पंखड़ी गुलाब की सी है। किस तरह से शेर ब शेर माने बदलता रहता है, मौजू बदलता रहता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। किस तरह समझे। हस्ती, हस्ती का मतलब हो गया दुनिया। खुबाब के मतलब हस्ती के मतलब हो गई जिंदगी। खुबाब का मतलब हो गया पानी का बुलबुला। नुमाइश का मतलब हो गया दुनिया। शराब के माने हो गया धोखा। ठीक है, अब माने समझे। हस्ती अपनी खुबाब की सी है, ये जो हमारी जिंदगी है ये एक पानी के बुलबुले की मानद है। जब तेज बारिश होती है, तेज बारिश जब हो जाती है, बारिश जमा हो जाती है, जब बारिश जमा हो जाती है, बारिश से बुलबुले उबल आते हैं। जब बारिश से बुलबुले उबल आते हैं वो चंद सेकंड के बाद फट जाते हैं। पानी के बुलबुले की जिंदगी कितनी हो सकती है? 1 सेकंड हो सकती है, 2 सेकंड हो सकती है, 3 सेकंड हो सकती है। इसलिए शायर फरमाता है, ए इंसान, तुम्हारी जो ये हस्ती है, तुम्हारी जो ये जिंदगी है, ये एक पानी के बुलबुले की मानद है। फिर क्या बोलता है? ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो दुनिया है, नुमाइश का मतलब हो गया दुनिया, शराब का मतलब हो गया धोखा। ये जो दुनिया है ये धोखा है। ये दुनिया में जो आपको चहल पहल नजर आ रही है ये धोखा है। ये चमक दमक जो नजर आ रही है दुनिया में ये धोखा है। ये जो ओहदा, ये रुतबा, ये बादशाह, ये पैसे, ये चरिंद, ये परिंद, ये सूरज, ये जो भी दुनिया में आपको नजर आ रहा है ये धोखा है। ये एक दिन खत्म होने वाली है और तुम्हारी जिंदगी भी जो है ये पानी के बुलबुले की मानद है। ए इंसान, तुम्हें किस चीज का गुरूर है? तुम्हें किस चीज का गुमड़ है? अब आप यहाँ खुद समझे कि मीर की मीर ने पहले शायर में किसका जिक्र किया है? जिंदगी का जिक्र किया है, दुनिया का जिक्र किया है। लेकिन दूसरे शायर का मफहूम देखिए क्या मीर की मीर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? नाज की उनके लब की क्या कहें,
पंखड़ी गुलाब की सी हैं। नाज़की मतलब नाजुक, लब के मतलब हो गए होंठ, पंखड़ी मतलब गुलाब की पत्ती। और यहाँ पर शायर क्या फरमाते हैं, ए मेरे महबूब के जो होंठ हैं वो पंखड़ी जैसे गुलाब की पत्ती की तरह नाजुक है। मेरे जो महबूब है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे महबूब के जो लब है वो पंखड़ी के गुलाब की पत्ती की तरह है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह शेर बा शेर माने बदलता रहता है। इसलिए गजल का हर एक शेर माने और मौजू के एतबार से जुदा गाना होता है। मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, पहले शेर में मीर की मीर ने जिंदगी का जिक्र किया है और दुनिया का जिक्र किया है, और दूसरे शेर में जो है महबूब का जिक्र किया है। इस तरह से शेर बा शेर जो है मौजू बदलता रहता है। इसलिए गजल का हर शेर माने और मौजू के एतबार से जुदा गाना होता है। मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, हम आगे चलते हैं और आपको मालूमात और जानकारी फराहम करेंगे गजल के हवाले से। गजल का पहला शेर, गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है और दूसरा शेर ज़ेबे मतला। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है और दूसरा शेर ज़ेबे मतला। गजल के आखिरी शेर को मक्ता, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, गजल का दूसरा शेर ज़ेबे मतला और गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, जिस तरह हमें इमारत तामीर के लिए बुनियाद की जरूरत होती है, जब बुनियाद सही हो इमारत की तब इमारत 100 साल तक, 50 साल तक, 200 साल तक टिक पाएगी, जब इमारत की बुनियाद सही हो। इसी तरह से गजल की जो बुनियाद है वो पहला शेर है जिसको हम मतला कहते हैं। मतला क्यों इसको कहते हैं? इसलिए गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं क्योंकि गजल का पहला शेर जो मतला है इसमें क्या होता है, रदीफ, गामा, काफिया और बहार का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, गजल का पहला शेर मतला यानी गजल की जो बुनियाद है वो मतला है, पहला शेर है। क्यों बुनियाद जो है गजल का पहला शेर? इसलिए वहां रदीफ होता है, काफिया होता है और बाहर का ख्याल रखना पड़ता है। और गजल के दूसरे शेर को ज़ेबे मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता गजल का वो शेर जिसमें शायर, मक्ता गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर सा नाम पेश करता है जिसे तखल्लुस कहते हैं। मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, गजल का आखिरी शेर जो है मक्ता कहलाता है। मक्ता गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर नाम पेश करता है जिसे तखल्लुस कहते हैं। इससे ये मालूम हो जाता है जब शायर आखिरी शेर में तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, इससे ये पता चलता है कि अब गजल खत्म होने का आई है, ये गजल अब जो है गजल का आखिरी शेर है। इसलिए मेरे अजीज और प्यारे बच्चों, ये जो गजल है पहले शेर मतला, दूसरा शेर ज़ेबे मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अजीज और प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे।
پیارے بچوں، غزل کے کم سے کم اشعار کی تعداد 5 یا زیادہ سے زیادہ 21 ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، غزل کے کم سے کم اشعار کی تعداد کتنے ہوتے ہیں؟ 5 اور زیادہ سے زیادہ 21۔ چاہے 5 اشعار کی غزل ہو، 6 اشعار کی غزل ہو، 7 اشعار کی غزل ہو، 8 اشعار کی غزل ہو یا 21 اشعار کی غزل ہو، ان اشعاروں میں ایک اشعار ایسا ہوگا جو غزل کو وقار بخشے گا، جو غزل کو شہرت اور مقبولیت بخشے گی۔ اس اشعار کو ہم، سب سے اچھے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاہ بیت۔ غزل کا سب سے اچھا شاعر شاہ بیت۔ شاہ بیت کے معنی ہوتے ہیں بہترین شاعر، یا بیت الغزل۔ بیت الغزل کے مطلب ہوتے ہیں غزل کی جان۔ پیارے بچوں، غزل کا سب سے اچھا شاعر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاہ بیت۔ شاہ بیت کا مطلب ہو گیا بہترین شاعر، یا کہتے ہیں سب سے اچھے شاعر کو بیت الغزل۔ بیت الغزل کے معنی ہوتے ہیں غزل کی جان۔ مثال کے طور پر اگر غزل 5 اشعار کی ہے یا 6 اشعار کی ہے یا 8 اشعار کی ہے، ان 5 یا 6 یا 8 یا 21 اشعاروں میں کوئی ایک ایسا شعر ایسا ہوگا جس کو لوگ پسند کریں گے، جس کو حاضرین پسند کریں گے، جس کو ناظرین پسند کریں گے، جس کو سامعین پسند کریں گے، وہ بار بار اس شعر کو سننے کی ضد کریں گے، کیونکہ ان کو یہ شعر پسند آ گیا۔ اس شعر نے نہ صرف غزل کو عزت بخشا، رونق بخشی، مقبولیت بخشی، بلکہ جس نے وہ غزل لکھی ہے، جس شاعر نے وہ غزل لکھی ہے، اس شاعر کی بھی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک شعر کی وجہ سے جو لوگوں کو پسند آ گیا۔ اس لیے ایک سب سے اچھا شعر جو غزل کا ہوتا ہے اس کو شاہ بیت یا بیت الغزل کہتے ہیں۔ میرے عزیز اور پیارے بچوں، میں آپ کو مثال بتاؤں گا۔ آپ کوئی ہندی فلم لیجیے، ہندی فلم لیجیے، مثال کے طور پر کوئی بھی ہندی فلم جس میں بہت سارے کردار کام کرتے ہیں، پھر اس ہندی فلم میں جو ہے کوئی ایک ایسا ڈائلاگ ہوتا ہے جو ساری فلم کو سپر ڈپر ہٹ، اور جو کردار ہوتے ہیں اس فلم میں ان کو بھی عزت اور رونق بخشتا ہے۔ وہ ڈائلاگ، ایک ڈائلاگ کی وجہ سے ساری فلم ہٹ ہو جاتی ہے، اور کام کرنے والے جو ہوتے ہیں اس فلم میں وہ بھی، ان کو بھی شہرت اور مقبولیت جو ہے حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ شعلے فلم کو لیجئے۔ شعلے فلم ہے جو کردار ہیں، بہت سارے کردار تھے، لیکن مرحوم امجد خان صاحب نے ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہے، معروف ڈائلاگ ہے، جو کہ وہ کہتا ہے، کالیا کتنے آدمی تھے؟ سرکار 2، وہ 2، آپ 3۔ کالیا تیرا کیا ہوگا؟ سرکار میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ گولی بھی کھا۔ آپ دیکھو، یہ ایک ڈائلاگ جس نے شعلے فلم کو شعلے بنا دیا، اس ایک ڈائلاگ نے مرحوم امجد خان کو امجد خان بنا دیا۔ اس مشہور ڈائلاگ نے امتاب صاحب کو امتاب صاحب بنا دیا۔ اس مشہور ڈائلاگ نے دھرمیندر کو دھرمیندر بنا دیا۔ اس مشہور ڈائلاگ نے اس فلم میں تمام کام کرنے والوں کو عزت اور شہرت بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا، ایک ڈائلاگ سے پوری فلم جو ہے ہٹ ہو گئی، اور جو اس میں کام کرنے والے تھے ان کو بھی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے غزل کا ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ نہ صرف غزل کو شہرت بخشتا ہے، مقبولیت بخشتا ہے، بلکہ غزل میں کام جس شاعر نے وہ غزل لکھی ہو اس کو بھی مقبولیت اور رونق اور شہرت بخشتا ہے، جس کو ہم ٹیکنیکلی شاہ بیت یعنی بہترین شعر یا بیت الغزل، غزل کی جان کہتے ہیں۔ میرے عزیز اور پیارے بچوں، یہ جو میں نے غزل کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی، اگر کہیں پہ غلطی ہو چکی ہو اس کے لیے معذرت۔ آخر پہ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم و حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب شاید ہے یہی، سب کچھ یاد ہے کہ خدا یاد نہیں، باقی